मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज आगे की चर्चा करें अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध अधिनियम या निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है और इसमें हेडिंग है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। सामान्यतया किसी भी देश में दो प्रकार के कानून होते हैं, एक साधारण कानून, दूसरा निरोधक कानून। साधारण कानून के उल्लंघन पर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है, उसका उद्देश्य होता है कि उसने ऐसा कुछ काम किया है जिसके लिए उसको सजा दी जा सकती है। साधारण कानून का काम होगा। दूसरा एक कानून होता है जिसे निवारक निरोध कानून कहते हैं। इसका उद्देश्य किसी अपराधी को पकड़ना नहीं है, अपितु एक संदेहास्पद व्यक्ति को अपराध करने से या अपने गलत उद्देश्य को पूरा करने से रोकना है। दुनिया के सभी देशों में यह व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन विशेष करके उदार प्रजातांत्रिक देशों में यह व्यवस्था बहुत कम रूपों में पाई जाती है। जैसे हम अमेरिका और इंग्लैंड का उदाहरण देते हैं, तो अमेरिका और इंग्लैंड में आपातकाल के अंदर, आपातकाल की अवधि में इस प्रकार के कानून ज्यादा सक्रिय होते हैं और साधारण समय में ऐसे कानून की उनको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि भारत में बहुत अधिक विघटनकारी तत्व सक्रिय हैं, जिनका उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना है, भारत को विभाजित करना है, भारत को बर्बाद करने के लिए प्रयास करना है, इसलिए 1947 से ही आज तक यह समस्या बनी हुई है। अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण करे जो ऐसे लोगों को उद्देश्य पूरा होने से रोक सके और प्रिवेंटिव के रूप में, एक प्रिकॉशन के रूप में उसको जेल में नियुक्त किया जा सके ताकि उसके मंसूबे पूरे न हो सके। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे संगठन से संबद्ध है जिस संगठन का उद्देश्य देश को तोड़ना है, तो ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही गिरफ्तार करके जेल में निरोध करके रखना, ये निवारक निरोध कहलाता है। और ऐसी व्यवस्था का होना पूरे भारत में हमेशा से आवश्यक रहा है और अभी भी यह व्यवस्था किसी न किसी रूप में प्रचलन में है। सामान्यतया जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे पुलिस 24 घंटे के अंदर निकटस्थ न्यायाधीश के सामने पेश करेगी। इसके पहले यदि पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। एक दूसरा, वह व्यक्ति अपने बचाव के लिए वकील कर सकता है, वकील रख सकता है, पहली बात है। दूसरी बात, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे निकटस्थ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। इसमें पुलिस थाना से न्यायाधीश के कार्यालय तक या न्यायालय तक जाने का जो समय लगता है उसको घटा दिया जाता है, बीच में कोई छुट्टी पड़ जाती है उसको हटा दिया जाता है। नेट 24 घंटे से ज्यादा पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लॉकअप में नहीं रख सकती। जब किसी व्यक्ति को निकटस्थ न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है तो न्यायाधीश उस व्यक्ति की अपराध की गुरुता के आधार पर उसको या तो पुलिस रिमांड में भेज दे सकता है, न्यायिक रिमांड में भेज सकता है या जमानत दे सकता है। तीसरी चीज, लेकिन यदि किसी शत्रु देश का व्यक्ति है अथवा किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कारण तो बताया जाएगा, लेकिन उसे किसी निकटस्थ न्यायाधीश के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना आवश्यक नहीं होता। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की जाती है।
उसको कारण बताया जाएगा और वह अपना अभ्यावेदन या एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं इसमें बेकसूर हूं, ये बोल करके उसको कारण सूचित किया जाएगा। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को जिसे निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है उसे 3 माह तक जेल में निरुद्ध करके रखा जा सकता है। यदि 3 माह से अधिक की अवधि के लिए उसको रोकना आवश्यक हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 3 न्यायाधीशों की एक सलाहकार मंडल बैठता है और यह सलाहकार मंडल उस पूरे प्रकरण की जांच करके अपना रिपोर्ट देता है और उसमें कहता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखना उचित है या अनुचित है। यदि आवश्यक हुआ तो वह बोर्ड और तमाम छानबीन के बाद उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश भी दे सकता है। इसके बाद जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत उसको सामान्य रूप में कारण बताया जाता है, लेकिन कोई प्राधिकारी यदि कोई गोपनीय कारण हो तो उसको जनता के सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संसद कानून बना करके इस अवधि को 3 माह की अवधि को ज्यादा भी बढ़ा सकती है। और इसके पहले संसद ने कुछ ऐसे कानून पारित किए हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति को लंबी अवधि तक के लिए गिरफ्तार करके जेल में रखा जा सकता था। तो निवारक निरोध से व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए ये कुछ आवश्यक उपाय किए गए हैं। जहां तक निवारक निरोध कानून का प्रश्न है, शुरू से ही इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी, इसलिए 1951 में सबसे पहला निवारक निरोध कानून बनाया गया। यह 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ता गया। संसद इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड करते गई। 1969 में इसको पारित नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि 1967 में श्रीमती गांधी ने जब सरकार बनाई तो उसमें उनको स्पष्ट बहुमत लोकसभा में प्राप्त नहीं था, तो कांग्रेस ने साम्यवादियों के साथ मिलकर के सरकार बनाया। चूंकि साम्यवादी दल निवारक निरोध अधिनियम का लगातार विरोध करता आ रहा था, इसलिए श्रीमती गांधी ने सरकार को बचाने के लिए इस कानून को एक्सटेंड नहीं किया। परिणाम स्वरूप 1970 में यह कानून निरस्त हो गया। इसके बाद भी सरकार को अनेक प्रकार की आशंकाएं थी और सरकार यह समझती थी कि वर्तमान समय में प्रचलित कानूनों के द्वारा ऐसे विध्वंसकारी तत्वों को, विघटनकारी तत्वों को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। इसलिए उसने अपनी आवश्यकताओं को महसूस करते हुए एक कानून के पहले एक अध्यादेश जारी किया जिसका नाम था, और फिर इसको संसद की स्वीकृति मिलने के बाद यह अधिनियम बना, उसका नाम था MISA, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा कानून। इसको MISA यह बहुत ज्यादा प्रचलन में आया, विशेष करके जब श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 से 77 के दरमियान आंतरिक आपात की घोषणा की गई थी। उस समय इस MISA का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया। इसके बारे में यह कथन प्रचलित हुआ कि नो वकील, नो दलील, नो अपील। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताना जरूरी नहीं माना गया। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपने बचाव के लिए कोई वकील नहीं कर सकता था। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कहीं पर कोई अपील नहीं कर सकता था। मतलब व्यक्ति को जो संदेहास्पद व्यक्ति हो, पुलिस उसको पकड़ करके सीधे जेल में डाल सकती थी। क्यों गिरफ्तार किया गया नहीं बताएंगे, कब तक जेल में रखा जाएगा नहीं बताएंगे, हमारी मर्जी। और पूरे देश में हजारों लोगों को MISA के अंतर्गत इमरजेंसी में गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया गया था। एक बड़ी मजे की बात हुई थी इसी MISA के संदर्भ में, और यह MISA की समाप्ति के बाद
जब जनता सरकार आई तब ये बात प्रकट हुई थी कि मध्य प्रदेश में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक वकील को जेल में डाल दिया था, क्योंकि वह वकील उस न्यायिक मजिस्ट्रेट महिला जो थी उससे विवाह करना चाहता था, अपना प्यार का इजहार किया था, और वह न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह बात पसंद नहीं आई तो उसने उसको सीधे निशा में जेल में डाल दिया था। तो ऐसी कुछ घटनाएं भी, अनेक प्रकार से निशा का दुरुपयोग हुआ और निशा से लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हुए, और इसी कारण से आगे चल करके 1978 में निशा को समाप्त कर दिया गया। फिर आने वाली सरकारों ने फिर सोचा कि इसके बारे में कुछ और कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत नियंत्रण से बाहर जाने लगी थी। तो फिर NSA बनाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। यह 1980 में बनाया गया। इसके बारे में भी प्रावधान रखा गया कि 3 माह के अंदर एक न्यायिक बोर्ड का गठन किया जाएगा। वह न्यायिक बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर भी आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में पोटा बनाया गया, पोटो बनाया गया, POTO, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। इसे एक अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपति ने जारी किया, और उसके बाद जब इसको संसद में पेश किया गया तो वह पोटा हुआ। इसकी भी एक अच्छी सी कहानी यह है कि जब पोटो को स्वीकृति के लिए संसद में पेश किया गया तो लोकसभा में चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुमत था, इसलिए लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया। जब यह राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा में चूंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का बहुमत नहीं था, इसलिए राज्यसभा ने इसको अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ने दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित किया, और उस संयुक्त अधिवेशन में पोटा को स्वीकृति मिली। मतलब पोटो अब पोटा हो गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बन गया। जो पहले ऑर्डिनेंस था वह अब एक्ट बन गया, पोटा बना। लेकिन जैसे ही यूपीए की सरकार बनी 2004 में, तो 2004 में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने पोटा को निरस्त करवा दिया। ये निवारक विरोध अधिनियम की कुछ बातें हुई। इसके बाद आगे देखें, अनुच्छेद, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 में 2 प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव क्रय विक्रय और बेगार प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया है। ये पहले भारत में बहुत ज्यादा होता था, इसको रोकना आवश्यक था, और इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान किया। इसी प्रकार से अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम को निषिद्ध कर दिया गया है। कारखाने में, खदानों में या ऐसे जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को आप नियोजित नहीं कर सकते। यह बाल श्रम की श्रेणी में आता है और यह दंडनीय अपराध होता है। आगे नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता होगी, और वह अपने अंतःकरण की इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है। पूजा पाठ, उपासना, आराधना, इबादत, प्रेयर कर सकता है, और धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इसी के अंतर्गत, इसी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने की अनुमति दी गई है, और इसी हिंदू धर्म के अंतर्गत सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है कि वे धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं, उसके लिए संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, उस संपत्ति स्थावर जंगम दोनों प्रकार के संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, उसका स्वामित्व हासिल कर सकते हैं, और उसका प्रशासन भी करने की स्वतंत्रता लोगों को दी गई है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि धार्मिक संस्थाओं पर किसी प्रकार से करारोपण नहीं किया जाएगा।
और अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा निषिद्ध होगी यदि राज्य पोषित कोई संस्था है, शिक्षण संस्था है, जिसके राज्य सरकार किसी प्रकार से अनुदान देती है या सरकारी स्कूल है, वहां पर धार्मिक शिक्षा निषिद्ध होगी। लेकिन राज्य पोषित ऐसी कोई संस्था जिसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन आगे यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई राज्य पोषित संस्था है, वहां पर यदि कोई भी धार्मिक शिक्षा देना चाहता है, कोई उपासना करना चाहता है, तो इसके लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब धार्मिक शिक्षा या उपासना में शामिल होना किसी भी बच्चे के लिए, बालक के लिए आवश्यक नहीं किया जा सकता, अनिवार्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई शिक्षण संस्था है जहां पर धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य, वो तो ठीक है। लेकिन अन्य संस्थाओं में किसी भी बालक को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए या उपासना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि बालक नाबालिग है तो वह अपने अभिभावक से अनुमति लेगा, और यदि बालिग है तो अपने विवेक से उसके बारे में वह निर्णय ले सकता है, लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह हुआ अनुच्छेद 25। अब आता है 5वां नंबर, शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 5वां मौलिक अधिकार है। इसमें दो प्रकार से 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 29 में प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने के लिए आवश्यक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार होगा, और ऐसी संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से वंचित आप नहीं कर सकते, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आगे अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म और भाषा आधारित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा सकेगी, और राज्य इनको अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये 1 से लेकर के 5 तक विस्तार से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पूरा विवेचन संविधान में किया गया है। अब आते हैं अंतिम मौलिक अधिकार के बारे में, जो मौलिक अधिकारों की जान है। पूरे मौलिक अधिकार के चैप्टर में यदि कोई अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वह नंबर 6, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि अधिकार हो लेकिन अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था न हो तो अधिकारों का होना या न होना बेकार है। जॉन लॉक, सामाजिक समझौता विचारक, वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार तो था, लेकिन वहां पर इन अधिकारों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिणाम स्वरूप प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को तंग करने लगा, और इस प्रकार से अंततः लोगों का जीवन असुरक्षित हो गया। तो अधिकारों का होना एक बात है, और अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देना दूसरी बात है। अधिकार हो चाहे न हो, लेकिन सुरक्षा की गारंटी ज्यादा जरूरी है। संवैधानिक उपचार का अधिकार लोगों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 का पहला खंड लोगों के अधिकारों को उसके प्रवर्तित कराने को, उसको क्रियान्वित कराने की गारंटी देता है। और दूसरा भाग, यह समावेदन, वह प्रवर्तन कराने के लिए न्यायालय में समावेदन या याचिका पेश कर सकता है। और दूसरा है लेख जारी करना। न्यायालय, विशेष करके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। यह अधिकार अनुच्छेद 32 के कंडिका 2 में किया गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसे नियमतः 24 घंटे के अंदर निकटस्थ न्यायाधीश के सामने पेश करना अनिवार्य है। लेकिन मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं करती, या ऐसा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किडनैप करके, अपहरण करके ले जाता है, तो ऐसे निश्चित रूप से प्रमाण मिलने के बाद उस व्यक्ति को नोटिस
उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय लेख जारी कर सकता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने सशरीर उपस्थित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस, इसका मूल शब्द है, इसका मूल अर्थ है लेट अस हैव द बॉडी, हमें शरीर चाहिए। मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, अपहृत किए गए व्यक्ति को आप इतने घंटे, इतने दिन के अंदर सशरीर उपस्थित कीजिए। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख है। दूसरा परमादेश लेख। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, मैंडेबस, हम आदेश देते हैं, वी कमांड। यदि मान लीजिए कोई संस्था, कोई अधिकारी अपना काम, अपना निश्चित काम नहीं कर रहा है, तो न्यायालय उसको आदेश देता है कि आप काम करिए। हम आदेश देते हैं आप काम करिए, काम मत रोकिए। ये परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। परमादेश में किसी संस्था, व्यक्ति या अधिकारी या न्यायालय को काम करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध में काम रोकने का अधिकार दिया जाता है, अभी काम रोक दीजिए। मैंडेबस और प्रोहिबिशन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक काम करने का आदेश देता है, दूसरा काम रोकने का आदेश देता है। तीसरा है सर्सियोरेरी, उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख का अंग्रेजी शब्द है सर्सियोरेरी। इसका अर्थ होता है बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड, कृपया पूर्णतया सूचित कीजिए। मान लीजिए किसी निम्नतर न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है, लंबित है, लेकिन उच्च स्तर का न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय यह सोचता है कि वह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी सुनवाई हम करेंगे, इसलिए वह निम्न स्तर के न्यायालय को आदेश देता है कि उस प्रकरण से संबंधित पूरी फाइल हमारे पास भेजिए, हम उस पर सुनवाई करेंगे। जैसे दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तो पूरे देश में कई न्यायालयों में, निम्न न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में सैकड़ों शिकायतें दर्ज की गई, प्रकरण पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी न्यायालयों को आदेश जारी करते हुए कहा, सर्सियोरेरी जारी करते हुए कहा कि इस प्रकरण की सुनवाई हम करेंगे, इसलिए आपके पास जो भी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है वो सब आप हमारे पास भेजिए। ये सर्सियोरेरी। और अंतिम पांचवा लेख है अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से, बाय विच अथॉरिटी। यदि मान लीजिए कोई अधिकारी किसी पद पर जो कि वह उस पद के योग्य नहीं है और उस पद पर बैठा है, तो न्यायालय लेख जारी करके पूछता है किस अधिकार से, आप किस अधिकार से उस पद पर बैठे हैं, आप में तो योग्यता है नहीं। तो ये 5 प्रकार के लेख जारी करके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। और वस्तुतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जितनी विस्तार से विवेचना की है और सैकड़ों की संख्या में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं और अधिकारों का प्रतिपादन किया है, ऐसा उदाहरण आपको दुनिया के किसी देश में संभवतः न मिले। हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकार के प्रकरणों, विभिन्न प्रकार के मुकदमों पर फैसला करते हुए स्पष्ट किया है, बताया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा पूरी ईमानदारी से की है। इसमें आप सर्वोच्च न्यायालय को अवश्य ही श्रेय दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 32 है। और संविधान उपबंध के अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में विभिन्न अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन प्रतिबंधों के अलावा अन्य कोई प्रतिबंध इन मौलिक अधिकारों में लगाए नहीं जा सकते। यदि लगाया तो सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है और संसद कानून बना करके अन्य न्यायालय को भी अधिकार दे सकती है।
इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिकाएं। ये 1985 में PN भगवती जब मुख्य न्यायाधीश थे, उनके समय यह निर्णय सामने आया और यह तय हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जो स्वयं जेल में निरुद्ध है या जो स्वयं एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति भी उस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए याचिका न्यायालय में पेश कर सकता है। इसे जनहित याचिका का नाम दिया गया। सामान्यतया पीड़ित व्यक्ति ही याचिका पेश कर सकता था, लेकिन अब जनहित का कोई मामला है तो कोई भी व्यक्ति एक याचिका न्यायालय में पेश करके न्यायालय से उस प्रकरण की सुनवाई करने का अनुरोध कर सकता है। यदि प्रशासन शासन जनहित के लिए ज्यादा सचेत हो, जागरूक हो, तो PIL की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में एक समय ऐसा आया जब व्यवस्थापिका अकर्मी हो गई। इतने ज्यादा हंगामे और शोरगुल होने लगे कि व्यवस्थापिका को जो काम करना था नहीं कर पाई। कार्यपालिका कुकर्मी हो गई, सर्वत्र भ्रष्टाचार, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। तो जब व्यवस्थापिका अकर्मी हो जाए, कार्यपालिका कुकर्मी हो जाए, तो लोगों का विश्वास केवल एक न्यायालय पर टिक जाता है और तब न्यायालय ने PIL जनहित याचिकाओं को स्वीकार करना प्रारंभ किया। इसी प्रकार से जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों निकम्मे हो जाएं, तो न्यायपालिका को सक्रिय होने का अवसर प्राप्त होता है। और जब तक न्यायपालिका सक्रिय नहीं होगी, क्योंकि न्यायपालिका डंडा मारता है, न्यायपालिका के निर्णय को लागू करना प्रत्येक सरकार का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से भारत में न्यायिक सक्रियता का दौर शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत कई बार न्यायपालिका पर आरोप लगाए जाते हैं कि उसने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। लेकिन भारत के संदर्भ में यदि हम इस पर विचार करें तो हम इसी नतीजे तक पहुंचते हैं कि न्यायपालिका ने जो भी काम किया बिल्कुल सही किया, उसके कार्यों में किसी प्रकार की गलती नहीं हुई। अब इसके बाद अनुच्छेद 33, सशस्त्र बल के सदस्य को कितना मौलिक अधिकार दिए जा सकते हैं। जो भारवाहक सदस्य होते हैं, भारवाहक दल के सदस्य होते हैं, रसोईया, मोची, नाई, दर्जी, एक प्रकार विभिन्न प्रकार से जो सामान अगर पहुंचाते हैं, रसद सामग्री पहुंचाते हैं, इन दलों के लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएं। और इसी प्रकार से इंटेलिजेंस, सेना के अंतर्गत इंटेलिजेंस विभाग अलग से काम करता है। इसी प्रकार से दूर संचार विभाग के सदस्य जो गोपनीय कार्यों में हमेशा लग रहते हैं। इन चारों वर्गों में काम करने वाले लोगों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जाएं, इसके बारे में व्यवस्था है। इस संसद कानून बना करके ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि इन लोगों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और कौन कौन से नहीं, ताकि वे अपना कर्तव्य पालन भी कर सकें और सेना में अनुशासन भी बना रहे। अनुच्छेद 34 सेना विधि प्रवर्तन। यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 35 में इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में दंड विधान करने की जिम्मेदारी संसद को दी गई है कि संसद कानून बना करके दंड विधान कर सकती है। ये है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवेचन। इसी के साथ मौलिक अधिकारों के विवेचन की बात यहाँ पर पूरी हुई। अगले व्याख्यान में हम मौलिक अधिकारों पर थोड़ा सा कमेंट्स करेंगे कि समीक्षा तो होनी जरूरी है, क्योंकि समीक्षा से उसके पक्ष विपक्ष दोनों पर प्रकाश पड़ता है और कोई भी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होता है। आपको धन्यवाद।